प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक छाछिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। मैं आज आपको भारतीय संसद तथा उसकी कार्यप्रणाली के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप सबको विदित है कि राजस्थान सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाने की व्यवस्था कर रखी है। तो आप भी बच्चों अपना ध्यान रखें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखते हुए सारा काम करते हुए आप ई लेक्चर के माध्यम से घर बैठे ही आपको पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। तो आज है हमारी भारतीय संसद की संवैधानिक स्थिति, अर्थात क्या संसद संप्रभु है। इसमें हम पहला पॉइंट पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं भारत में संसदीय ढांचे की शासन पद्धति को अपनाया गया है, जो बहुत कुछ ब्रिटिश नमूने पर आधारित है, किंतु फिर भी हमारी शासन व्यवस्था नितांत संसदीय नहीं है। भारतीय संविधान का स्वरूप किसी विदेशी संविधान का अनुकरण मात्र न होकर अपने में एक अनुपम और नवीन प्रयोग है। हमारे संविधान निर्माता इस तथ्य से परिचित थे कि ब्रिटिश ढंग की संसदीय प्रभुता स्वीकार करने में अनेक संस्थानात्मक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। वे तो भारत के लिए व्यावहारिक शासन व्यवस्था चाहते थे, जो कि भारतीय वातावरण में पोषित हो सके। इसी कारण भारतीय संसद को ब्रिटिश संसद की भांति संप्रभु नहीं कहा जा सकता। तो बच्चों, हमारी संसद को ब्रिटिश संसद का नमूना कहा जा सकता है, अर्थात ब्रिटेन के संविधान से ही हमने अपनी संसद का निर्माण किया है। लेकिन भारतीय संसद की कुछ विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसको इतना अधिक संप्रभु नहीं बनाया गया जितना कि ब्रिटेन की संसद है। भारतीय संसद की संप्रभुता का प्रश्न अनेक अवसरों पर वाद विवाद का कारण बना है। केशवानंद भारती के मामले में पालकीवाला ने इसी प्रश्न को उठाते हुए संसद की शक्तियों को मर्यादित बतलाया। उसके अनुसार संसद के क्षणिक बहुमत द्वारा कर सकती है। महान्यायवादी नोरेन डे का मत था कि संसद के संविधान संशोधन के अधिकार पर कोई सीमा नहीं लगाई जा सकती। प्राय भारतीय संसद की स्थिति की तुलना ब्रिटिश संसद से की जाती है तो उचित नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन का कोई लिखित संविधान नहीं है और विधि की दृष्टि से संसद को सार्वभौम प्रभुता प्राप्त है। इस तरह से हमारी संसद को भी ब्रिटिश संसद की भांति ही संप्रभु बताने की कोशिश की गई है, लेकिन हमारी संसद ब्रिटिश संसद की तरह संप्रभु नहीं है। डॉक्टर सुभाष कश्यप के अनुसार भारत में प्रभुता केवल जनता में निहित है, संसद के अधिकार संविधान निर्मित मात्र हैं। नॉर्मन डी पामर ने लिखा है, भारतीय संसद विस्तृत शक्तियों का प्रयोग करती है तथा महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करती है। यद्यपि इसका मुख्य कार्य भारत राज्य क्षेत्र के लिए विधियों का निर्माण करना है, तथापि इस दृष्टि से उसके कार्यों पर अनेक सीमाएं हैं। संघीय प्रणाली तथा संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करने से उनकी शक्तियां सीमित हो गई हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री की वास्तविक शक्तियों तथा कांग्रेस दल के प्रचंड बहुमत के कारण भी संसद की शक्तियां सीमित हो गई है। संक्षेप में भारतीय संसद की सार्वभौमिकता पर कतिपय मर्यादाएं इस प्रकार हैं। लिखित संविधान यानी हमारी संसद के ऊपर बहुत सारी मर्यादाएं हैं। जितनी शक्तियां बढ़ती हैं, यानी जैसे कांग्रेस का प्रचंड बहुमत बढ़ा तो उसकी शक्तियां सीमित हो गई हैं। तो इस प्रकार उसकी शक्तियां सीमित, अर्थात उस पर कुछ प्रतिबंध या मर्यादाएं लगाई गई हैं, जो निम्न प्रकार है। लिखित संविधान
हाँ, संसद देश के लिखित संविधान की शिशु है। संसद की सार्वभौमिकता हमारे लिखित संविधान के विभिन्न प्रावधानों द्वारा सीमित है। संविधान के अनुच्छेद 245(1) द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि व्यवस्थाधन शक्तियों का उपयोग संसद संविधान के अनुसार करेगी। अमेरिकी शासन प्रक्रिया के सदृश भारतीय प्रणाली में भी दो प्रकार के कानूनों में अंतर पाया जाता है। ये दो प्रकार के कानून साधारण कानून और संवैधानिक कानून के रूप में जाने जाते हैं। साधारण कानून का निर्माण संवैधानिक कानून के अंतर्गत स्थापित विभिन्न व्यवस्थापिकाओं द्वारा किया जाता है। अतः यह स्वाभाविक है कि संविधान द्वारा स्थापित व्यवस्थापिकाएं संविधान के विरुद्ध कानून का निर्माण नहीं कर सकती। यानी भारतीय संसद को संविधान के अंतर्गत रहकर ही कार्य करना पड़ता है, संविधान से अलग वो कानून नहीं बना सकती है। दूसरा, संघवाद संबंधी प्रावधान। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण राज्य सूची के विषयों पर संसद की कानून बनाने की शक्ति सीमित हो गई है। प्रोफेसर टी के टोपे ने लिखा है कि भारतीय संसद एक संघीय संविधान के अंतर्गत विधायिका है। ब्रिटिश संसद के तुल्य इसकी शक्तियाँ असीमित नहीं हैं। तीसरा, संविधान में संशोधन। संविधान के कतिपय अनुच्छेदों में संशोधन हेतु संसद को राज्य विधानमंडल के तुष्टीकरण पर निर्भर रहना पड़ता है। संविधान के ये अनुच्छेद जिसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है, यदि इसमें कोई संशोधन करना हो तो संसद को कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट है न्यायिक पुनरावलोकन। संसद द्वारा पारित संविधान विरुद्ध विधि को भारत का सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। संसदीय विधियों को हमारे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता देना आवश्यक है। B.K. मुखर्जी के अनुसार यह निर्णय करना न्यायपालिका का काम है कि अमुक कानून वैधानिक है या नहीं। न्यायालय के इस अधिकार को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहते हैं। यह अमर्यादित है कि गोपालन बनाम मद्रास राज्य, गोपालनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती आदि मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद द्वारा निर्मित विधियों को अवैध घोषित किया अथवा संसद को शक्ति पर प्रतिबंध लगाए। राजनीतिक परिसीमाएं। भारतीय राजनीतिक दृष्टि से जो संसद लोकमत के प्रतिकूल विधियों का निर्माण नहीं कर सकती, उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी समुचित सम्मान करना होता है। संसद पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का भी नियंत्रण रहता है। प्रधानमंत्री संसद के निम्न सदन का विघटन करवा सकता है। तो इस तरह से हमने बच्चों देखा कि हमारी संसद सर्वोच्च होते हुए भी ब्रिटिश संविधान की तरह या ब्रिटिश संविधान में जो संसद बनाई गई है उसको जो सीमित शक्तियाँ दी गई हैं, वह शक्तियाँ भारतीय संसद को नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारतीय संसद सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है उसके द्वारा भी सीमित की गई है। तो इस तरह से हम अपनी संसद को पूर्णतः ज़्यादा शक्तिशाली यानी पूर्णतः शक्तिशाली नहीं कह सकते। उसमें अनेक मर्यादाएं, अनेक सीमाएं हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल नेक्स्ट फिर पढ़ते हैं। ओके।